नमस्कार। और इस दूसरी कार्यशाला के अंदर गेट से घर तक श्रृंखला की दूसरी कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं ललित कुमार पांडे, सीप सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल और RERC के सहयोग से हम ये कार्यशाला कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे कर लें, जिससे किसी भी तरीके का हमारे इस कार्यशाला के अंदर व्यवधान या किसी को कोई परेशानी ना हो। और कार्यशाला की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इसका बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि ये आइडिया या ये जो कार्यशाला हमने देखा कि क्यों करनी चाहिए। राजस्थान एक अपने आप में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ पे राजस्थान के अंदर विद्युत को लेके जो चिंताएं हैं और जो विद्युत के वितरण और प्रसारण के अंदर जो प्लानिंग के अंदर, नीति के अंदर बातचीत है, उसकी और मजबूत करने के लिए जन भागीदारी की दृष्टि को देखा गया, जो कि हमको कानूनी दृष्टि से भी CEA के अंदर जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 उसके अंदर निहित है। और इस जन भागीदारी से हम एक अच्छी पारदर्शिता और जवाबदेही भी इस मंच के माध्यम से लेके आ सकते हैं, जान सकते हैं। तो उसको जानने के लिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको जो बिजली है और बिजली का अभिशासन है, इसका ढांचा जानना समझना सबसे ज़रूरी है। और ये किस तरीके से इसकी अवधारणा है, किस तरह के इसका कानूनी दृष्टिकोण है, उसको किस तरीके से हम अपने कार्य क्षेत्र जहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हम आसपास के व्यवहार में इसको देखा जा सकता है और कैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाया जा सकता है नियामकों आयोग के द्वारा। ये हमारी एक कोशिश है। ये विद्युत लोकतांत्रिकरण की एक पहल है जिसमें आप सभी का वापस से एक बार स्वागत और अभिनंदन। ये जो कार्यशाला है, कार्यशाला की जो पहली श्रृंखला है, श्रृंखला की जो पहली कार्यशाला है, ये हमने फरवरी में करी थी। ये 6 श्रृंखलाएँ हो रही है। पहली कार्यशाला के अंदर हमने बात करी थी राज्य विद्युत क्षेत्र और हम मतलब एक कंज्यूमर उपभोक्ता, जिसके अंदर हमने अवधारणाओं पर बात करी थी कि बिजली की अवधारणाएं क्या है, बिजली को हम किस तरह किस तरह से देख सकते हैं, बिजली की आवश्यक सेवा क्यों है, इसके क्या तत्व हैं, क्या घटक है, इसका ढांचा पूरा क्षेत्र में किस तरह से राज्य के अंदर इसको कैसे। तो ये एक था जो एक पूरा आधार था। पहली कार्यशाला जो थी पूरी आधार थी और उसी के प्रारूप में अब जो 5 कार्यशाला, ये दूसरी कार्यशाला में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं टैरिफ निर्धारण और युक्तिकरण के ऊपर, जिस पर टैरिफ निर्धारण की क्या प्रक्रिया है, टैरिफ निर्धारण क्या है, टैरिफ निर्धारण के अंदर हम किस तरह से भागीदार बन सकते हैं, टैरिफ निर्धारण को किस तरह से देखा जाना चाहिए, ये एक प्रयास है। तो और साथ ही साथ में युक्तिकरण, तो इसके अंदर हम जानेंगे कि क्या इसका प्रोसेस है, किस तरह से डिसीजन इसके अंदर लिए जाते हैं। और तो इसके लिए मैं अंशुमन को आमंत्रित करूंगा। अंशुमन गोठवाल जो कि इस क्षेत्र से लगभग 15 साल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने उत्पादन क्षेत्र में और पिछले 5 साल से सीप के सह संस्थापक होते हुए पॉलिसी शोध और नीति निर्धारण शोध में काम कर रहे हैं। तो अंशुमन आप क्या धन्यवाद ललित। आशा है मेरी आवाज़ जूम में जो लोग जुड़े हैं उन तक भी पहुंच रही है। आप सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर से। और जैसे कि ललित ने कहा, ये हमारी दूसरी कार्यशाला है ग्रिड से घर तक नामक कार्यशाला श्रृंखला के अंतर्गत। हमारे साथ कुछ विशेष अतिथि भी हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से RERC और उससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। मैं उनका भी एक विशेष स्वागत करता हूं और RERC का भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं चेयरमैन श्री BN शर्मा, हिमांशु खुराना जी और अन्य सभी सहयोगियों का जिन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। आज की कार्यशाला टैरिफ निर्धारण पर रखी गई है। जैसा कि ललित ने आपको कहा, टैरिफ निर्धारण में हम टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया और प्रक्रिया के साथ साथ किन सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ को निर्धारित किया जाता है उसके बारे में जानेंगे।
ये विषय कुछ व्यक्तियों के लिए सरल हो सकता है क्योंकि उन्हें हो सकता है नॉलेज हो इसकी, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम इस प्रक्रिया को सरल से सरल बना सकें सभी के लिए। तो इसके अलावा हम टैरिफ युक्तिकरण की भी बात करेंगे। टैरिफ युक्तिकरण अपने आप में एक नया शब्द है। ये शब्दावली में अभी ज़्यादा उपयोग में है नहीं, बट मैं और मेरे साथी मनदीप कोशिश करेंगे कि हम टैरिफ युक्तिकरण और उसके चैलेंजेस और उसकी बाकी सभी इश्यूज को लेके बात कर सकें। तो मैं शुरुआत करता हूँ। उससे पहले हमारा टैरिफ निर्धारण पर एक सेशन है, उस पे बाद हम एक छोटा प्रश्नोत्तर का एक छोटा राउंड रखेंगे और उसके बाद हम टैरिफ युक्तिकरण के एक छोटे सेशन के बाद एक प्रश्नोत्तर का छोटा राउंड रखेंगे। जो लोग बाहर की किनारे की टेबलों पर बैठे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो सामने आ सके तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ टैरिफ निर्धारण सिद्धांत, प्रक्रिया एवं युक्तिकरण की। जी, तो सबसे पहले तो बात यह है कि भाई हम टैरिफ निर्धारण में इतनी बात ही क्यों करते हैं, क्यों बिजली के बारे में इतनी बात करने की ज़रूरत है, हम पानी के बारे में इतनी बात नहीं करते, पब्लिक हियरिंग्स, स्टेक होल्डर कमेंट्स, इस तरीके की किसी भी चीज़ के बारे में हम निर्धारण और टैरिफ डिटर्मिनेशन प्रोसेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन जैसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। इसका रीज़न कारण सीधा सा ये है कि बिजली अपने आप में एक रूपांतरित फॉर्म है ऊर्जा का, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक संसाधन नहीं है। जैसे पानी है, पानी हमें जलाशयों में, नदियों में मिलता है, हम कैनाल्स और डैम्स के थ्रू उसको यूज ला सकते हैं, लेकिन बिजली अपने आप में एक गहन निवेश का क्षेत्र है जिसके अंदर आप बिजली के फ्यूल को सबसे पहले आपको माइन करना पड़ता है, चाहे वो कोल हो या गैस हो, फिर उसके साथ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा होता है, जनरेशन प्लांट्स होते हैं, लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर होता है। तो एक बहुत बड़ा ढांचा होता है जो बिजली के साथ एसोसिएटेड है, जिसके कारण बिजली की का मूल्य ना केवल बाकी जो फंडामेंटल मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे बढ़ जाता है, साथ ही ये एक रेगुलेटेड एंटिटी भी बन जाता है, यानी कि इसके अंदर एक रेगुलेटर का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि टैरिफ है क्या, तो टैरिफ बेसिकली एक कंज्यूमर टैरिफ जब हम बात करते हैं तो वो दर है जिस पर उपभोक्ताओं को बिजली बेची जाती है। अब टैरिफ निर्धारण किसी भी तरीके से किया जा सकता है, बेसिकली मतलब किसी भी एंटिटी के लिए किया जा सकता है। आपके ट्रांसमिशन लाइन के लिए टैरिफ निर्धारण किया जा सकता है, जनरेशन प्लांट के लिए किया जा सकता है और कंज्यूमर टैरिफ के लिए किया जा सकता है। जनरेशन और ट्रांसमिशन के जहाँ तक टैरिफ की बात होगी वहाँ पर वो मुख्य तौर से किसी तरीके का उसके अंदर विभाजन नहीं रहेगा कि किस तरीके के कंज्यूमर के लिए किस तरीके, क्योंकि उसमें कंज्यूमर एक ही है, जनरेशन का कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो इस तरीके से किसी तरीके का विभाजन नहीं है। लेकिन जब कंज्यूमर टैरिफ की बात आती है तो वो टैरिफ कंज्यूमर कैटेगरी, कंज्यूमर के प्रकार के हिसाब से कंज्यूमर के प्रकार के हिसाब से वो टैरिफ डिटरमाइन किया जाता है। जैसे आपका इंडस्ट्रियल तरीके कैटेगरी का एक कंज्यूमर है तो उसका टैरिफ उस तरीके से निर्धारित किया जाएगा। तो अब जैसे मैं इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये प्रयास की एक किताब न्यूक्लियर पावर से लिया गया है। तो अगर मैं देखूँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पीले रंग से दिखाया गया है, यानी कि बिजली के संयंत्र से ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से घरों और इंडस्ट्रीज तक बिजली पहुंचाई जा रही है। वहीं फ्लो ऑफ मनी की बात करें हम तो ये इंडस्ट्रीज और घर जो भी है ये पैसा चुका रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जो अंततः
ट्रांसमिशन और जनरेशन प्लांट्स को पैसा दे रहे हैं। यानी कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी खर्चा हो रहा है वो अंततः कंज्यूमर्स में कंज्यूमर टैरिफ के थ्रू ही चुकाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि टैरिफ निर्धारण के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। चूंकि मैंने कहा कि एक बहुत गहन निवेश वाला क्षेत्र है इसके अंदर, इसमें कंपटीशन की काफ़ी कम गुंजाइश रहती है, क्योंकि आपका निवेश बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक नियामक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित एक तरीका है जिसमें बेसिकली रेगुलेटेड तरीके से टैरिफ डिटरमाइन होता है। मार्केट बेस पे कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा के आधार पर भी टैरिफ डिटरमाइन होने लगे हैं, लेकिन लार्जली 90% आज भी टैरिफ जो है हमारे वो नियामक रूप से ही निर्धारित होते हैं। नियामक रूप से भी टैरिफ और लागत और टैरिफ निर्धारण के कई तरीके हो सकते हैं। तो इसमें जैसे एक तो जो तरीका है वो है सीधा सीधा कॉस्ट प्लस पद्धति ही है। तो कॉस्ट प्लस पद्धति का अर्थ है कि जो भी हमारी कंपनियां हैं उनको प्रूडेंट चेक के बाद जितनी भी उनकी कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर हम एक रिटर्न उनको देते हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि जैसे कि मेरी जनरेशन कंपनी है या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या ट्रांसमिशन कंपनी है, उसने अगर उसकी जो भी कॉस्ट आई उस कॉस्ट को मैं पूरा का पूरा पे करूंगा, साथ में मैं उसके ऊपर एक उसको रिटर्न ऑन इक्विटी भी दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के पहले 30% के लगभग वो उनको रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिया जाता था बेसिकली। तो इसके अंदर सबसे प्रभावी जो भी आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के लीगल टर्मिनोलॉजी में, उसके अनुसार मूल्यांकन किया जाता है और उसके अनुसार टैरिफ राजस्व की गणना की जाती है। इसमें जो भी ऐसे खर्च हैं जो कि विवेकपूर्ण नहीं है उनको भी अलाउ भी किया जाता है बेसिकली। और इस तरीके से टोटल कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता की गणना की जाती है, यानी ARR की डिटर्मिनेशन किया जाता है। नाउ अब कॉस्ट प्लस पद्धति के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ये लागत प्रभावशाली जांच की अनुमति देता है और फिजूल खर्ची को अस्वीकार कर देता है और एफिशिएंसी को थोड़े कुछ तरीकों में, कुछ मायनों में प्रोत्साहित करता है। लेकिन इसमें एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पैदा होती है, यानी कि एक तो जो भी रेगुलेटर कॉस्ट प्लस बेसिस पे टैरिफ डिटरमाइन कर रहा होगा उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है जिससे कि वो ये पता कर सके कि टैरिफ को विवेकपूर्ण तरीके से, खर्चे को किस तरीके से जांचा जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है और इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से कॉस्ट प्लस पद्धति का यह एक नुकसान है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है ये, क्योंकि 4 से 5 महीने टैरिफ पिटीशन फाइल करने से लेके इवेंचुअली टैरिफ ऑर्डर तक लाने में लगता है। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। इसके अलावा इसमें ओवर इन्वेस्टमेंट का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा होता है। मान लीजिए एक प्लांट है जो कि 4 साल में बनना है और अगर मुझे उसकी सारी कॉस्ट वापस मिलने वाली है तो मेरे पास ऐसा कोई भी मोटिवेशन नहीं है जिससे कि मैं उसको 4 साल की जगह 3 साल में बनाऊँ, हो सकता है मैं 6 साल में भी बनाऊँ। तो कॉस्ट प्लस बेसिस का ये काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो आगे चलते हुए एक दूसरा तरीके का मेथड है टैरिफ डिटर्मिनेशन का, जो है परफॉर्मेंस बेस्ड रेगुलेशन। अब इसमें क्या होता है कि प्रदर्शन आधारित विनियम रेगुलेशन जो है वो कॉस्ट प्लस मेथड का ही एक वेरिएशन है, जिसके अंदर की रेगुलेटर कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स और बेंचमार्क एस्टेब्लिश कर देता है परफॉर्मिंग एंटिटी के लिए। जैसे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात अभी करूं तो वो TNT लॉस के टारगेट डिटरमाइन कर देगा। तो TNT लॉस के टारगेट के अनुसार अगर उसने परफॉर्म किया तो
उसकी वो कॉस्ट सारी की सारी अलाउेबल अप्रूव कर दी जाएगी। और अगर टीएनडी लॉस उसके ज़्यादा रहते हैं तो जितने भी ज़्यादा टीएनडी लॉस हैं वो सारे डिसअप्रूव कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से कुछ और मानक पैरामीटर भी होते हैं जिनको कि हम जैसे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसकी भी बेंचमार्क कॉस्ट तय कर दी जाती है। तो उस तरीके से हमारे यहाँ पे एक परफॉर्मेंस बेस्ड कॉस्ट प्लस मेथड है हमारे यहाँ पे इंडिया में टैरिफ डिटर्मिनेशन का, जो कि एक हाइब्रिड तरीका है कॉस्ट प्लस रेगुलेटेड और परफॉर्मेंस का। और अंततः एक बाजार निर्धारित टैरिफ टैरिफ जो हम सब जानते ही है कि बिजली के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा जब होती है तब बाजार के जो कारण होते हैं, बाजार के जो नियम होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि टैरिफ क्या होगा। जैसे आज हम देख ही रहे हैं कि सोलर में बिडिंग का काफ़ी बात हो रही है, कहा जा रहा है 2 रुपये 17 पैसे तक बिजली का मूल्य चला गया है। तो ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग है जिसके अंदर बाजार में होने वाले बहुत सारे जो एंटिटीज़ हैं उनके बीच में आपस में जिस तरीके से बिडिंग होती है वो डिटरमाइन बिडिंग या जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा होती है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी जो भी टैरिफ या जो भी वस्तु है उसका मूल्य क्या होगा। जो रेगुलेटर का काम है वो है बेसिकली मार्केट में कंपटीशन को इंश्योर करना और मोनोपोली को ना होने देना। इसके अलावा रेगुलेटर का इसमें नियमित लिमिटेड रोल होता है, संयोजन कार्यरत है। लागत प्लस यानी कॉस्ट प्लस, यानी कि आपकी जितनी भी कॉस्ट लगेगी उसको आपको पूरा दिया जाएगा, लेकिन कुछ प्रदर्शन आधारित बेंचमार्क यानी मानक भी स्थापित किए जाएंगे। अगर आपने उन मानकों पे आप खड़े नहीं उतरे हैं, अगर आप उस मानकों के अनुसार आपने परफॉर्म नहीं किया है तो आपको डिसअलाउ भी कर दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपने किया है। तो जैसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग है, CERC हमारे यहाँ पे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग है, वो जनरेशन कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए ये बेंचमार्क्स एस्टेब्लिश करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज चूंकि लार्जली स्टेट्स के अंदर ही है, जो राज्य के जो हमारे विद्युत विनियामक आयोग है या रेगुलेटरी कमीशन है वो इन मानकों को स्थापित करते हैं जो कि उन्हें पूरा करना होता है। इसमें भी एक विवेकपूर्ण लागत का एक स्पेशल कंपोनेंट होता है। विवेकपूर्ण लागत अगेन जैसे मैंने कहा लीगल लैंग्वेज में इसको प्रूडेंसी चेक कहा जाता है बेसिकली। तो वो हमेशा देखा जाता है कि जो व्यय किया गया है यानी कि जो एक्सपेंस किया गया है वो विवेकपूर्ण तरीके से किया गया है कि नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म में बिजली खरीद रहे हैं मान लीजिए, और अगर आपके पास ऑप्शन है 6 रुपए में बिजली खरीदने का तो आपने 12 रुपए में बिजली खरीदी, तो क्यों खरीदी, किन कारणों से खरीदी। तो इस तरीके के चेक्स किए जाते हैं टैरिफ डिटर्मिनेशन के दौरान। यदि ये मानक मानदंड पूरे नहीं होते तो कई लागत अलाउड यानी कि पास थ्रू नहीं की जाती, तो उनको जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता है उसके अंदर उनको डिसअलाउ कर दिया जाता है। इसमें अब जैसे मैंने कहा कि जो कंज्यूमर है, एंड में जो कंज्यूमर है यानी कि आप लोग है, हम लोग बिजली की हर कॉस्ट को बियर करते हैं। हम लोग बिजली की जनरेशन की कॉस्ट को बियर करते हैं, ट्रांसमिशन कॉस्ट को करते हैं, लोड डिस्पैच सेंटर सिस्टम ऑपरेटर्स की कॉस्ट को बियर करते हैं। हम हर तरीके की कॉस्ट को बियर करते हैं इवेंचुअली एंड में कंज्यूमर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जब अपना वार्षिक राजस्व का पिटीशन डालती है तब उसके अंदर वो पावर परचेज से लेके ट्रांसमिशन कॉस्ट से लेके सिस्टम ऑपरेशन कॉस्ट से लेके अपनी खुद की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, एप्रिसिएशन कॉस्ट और बाकी जो भी फाइनेंशियल कॉस्ट है वो सभी उसमें इंक्लूड करती है। यह टैरिफ इन कंपनियों को दिए गए विनियमित रिटर्न के साथ वसूल किए गए कुल राजस्व का गठन करता है और बिजली खरीद लागत में आमतौर पर बिजली वितरण कंपनी का खर्च सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो ये मेरे ख्याल से मेरे सर्वविदित ही है कि अगर 100 करोड़ का ARR यानी एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट यानी वार्षिक राजस्व आवश्यकता
एक वितरण कंपनी रेगुलेटर को देती है तो उसमें से 70% आपका बिजली खरीद का होगा। तो 70% यानी कि मतलब राजस्थान के केस में ये 70 से भी ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे लास्ट याद है। 70 के लगभग ही है, 60-69, लेकिन कुछ स्टेट्स में उससे ज़्यादा भी है। तो एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा आपका ARR का आपकी पावर परचेज कॉस्ट यानी कि आपकी बिजली खरीद की लागत होती है। इसमें मैं एक बार और फिर से जोर देना चाहूँगा जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है उस पर कि जैसे कि हाँ, बिजली कंपनी ने अपनी पिटीशन डाली और उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। स्टिल एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हमेशा क्रिएट रहेगी, एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हमेशा रहेगी कि रेगुलेटर के पास उतने साधन और उतनी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी जिससे कि वो एक्चुअली पता कर सके कि बिजली कंपनी ने जो लागत दी है वो उसकी पूर्णतया विवेकपूर्ण तरीके से जांच कर सके। तो ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो एक काफ़ी बड़ा इशू है। हमारे यहाँ पे अब जैसे DD अग्रवाल सर और सारदे जी, परमार जी सब लोग बैठे हैं जो रेगुलरली काफ़ी लंबे समय से कमीशन में एक्टिव हैं। वो जानते हैं कि जो टाइमलाइंस है हमारी पिटीशन दायर करने की, वो टाइमलाइंस भी कई बार मीट नहीं होती और कई बार साल निकल जाता है, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आता है। तो इस तरीके की कुछ और इश्यूज भी हैं साथ में जो कि भारत में टैरिफ निर्धारण, पर्टिकुलरली मैं अभी राजस्थान की बात कर रहा था, तो उसमें आते हैं। तो अब ये एक थोड़ा एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिस तरीके से हमारे पैसे का फ्लो किस तरीके से होता है और क्या इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर सबसे पब्लिक है जिसमें गवर्नमेंट है और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं जो कि क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी एक तरीके से ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडीज है जिसमें सरकारी दखल नहीं है कोई भी। जनरेशन कंपनीज में नियामक आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण होता है। ज़्यादातर जनरेशन जो हमारे जनरेटर्स हैं वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के आधार पर ही है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी के आधार पर भी अभी काफ़ी जनरेशन थर्मल और गैस की है, लेकिन वो काफ़ी नियमित मात्रा में है। इसके अलावा जनरेशन बिडिंग एक्सचेंज, बिजली एक्सचेंज और बिडिंग पोर्टल जो है अपना MSTC ई कॉमर्स पोर्टल, उसके थ्रू भी बिजली बेची जाती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन, एक तरीके से जब ट्रांसमिशन की भी बात की जाती है तब कंपटीशन की बात सच नहीं की जाती, क्योंकि ट्रांसमिशन अपने आप में नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए रखा गया है। तो इसका भी कॉस्ट प्लस और टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग होता है, लेकिन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस की वजह से लार्जली कंपटीशन के अंतर्गत ट्रांसमिशन की बात नहीं की जाती। डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन लार्जली कॉस्ट प्लस बेसिस भी है। बहुत ही गिने चुने अर्बन एरियाज है जहाँ पर कि कंपटीशन है, मुंबई दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज काम कर रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी नियामक आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण किया जाता है और इसका उत्पादन, ट्रांसमिशन और भार संप्रेषण यानी ट्रांसमिशन डिस्पैच का सारा जो टोटल है वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो अगेन जैसे कि मैं बात कर रहा था कि कंपटीशन की क्या रोल है बिजली खरीद में, तो कंपटीशन वैसे तो सच इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में मैंडेट नहीं किया गया है। तो एक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास ऑल्टरनेटिव है। एक तो वो रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है सेक्शन 62 के अंदर किसी भी जनरेशन कंपनी के साथ में। तो जनरेशन कंपनी के साथ में वो PPA करके नियामक आयोग तक जा सकती है और नियामक आयोग उस PPA को अप्रूव करके उस जनरेशन कंपनी का टैरिफ डिटरमाइन करके अप्रूव कर सकता है। दूसरा, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टैरिफ कर सकती है, अपने लिए PPA कर सकती है। और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ये सेक्शन 63 के अंदर है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के, और इसके अंतर्गत जो टैरिफ डिटरमाइन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को
एक्सेप्ट करना ही होता है। तो ये हमारे सेक्शन 62 और 63 की बात है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, कंपटीटिव बिडिंग के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गई है तो कमीशन को वो टैरिफ एक्सेप्ट करना रहेगा ही। अब हम बात करते हैं कि वितरण, पारेषण और उत्पादन के लिए टैरिफ प्रक्रिया पर। तो आज का हमारा फोकस रहेगा वितरण कंपनी के टैरिफ निर्धारण पर। वैसे लार्जली प्रक्रिया मोटे तौर पे तीनों की सेम है। तीनों ही अपने वार्षिक राजस्व का निर्धारण करते हैं कि उनको एनुअल तरीके से कितने राजस्व की आवश्यकता होगी। तो जैसे अगर मैं जनरेशन कंपनी की बात करूं तो जनरेशन कंपनी सबसे पहले उसको फ्यूल लिंकेज के लिए फ्यूल की कॉस्ट चाहिए होगी, तो उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हो गया फ्यूल। इसके अलावा उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होंगी, उसके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे रेलवेज के साथ, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के कॉस्ट होंगे, उसके कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, उसके कुछ लोन होंगे, कुछ फाइनेंशियल कंपोनेंट्स भी होंगे, डेप्रिसिएशन जैसे, वर्किंग कैपिटल जैसे। तो इस सब को मिलाकर वो एक ARR, एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, यानी कि वार्षिक राजस्व आवश्यकता को डिफाइन करेगी। इसी तरीके से ट्रांसमिशन कंपनी भी एक बार स्थापित होने के बाद अपना ARR स्थापित करती है, जिसके अंदर कि वो रख रखाव, अपने एम्प्लॉइज के एक्सपेंसेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सभी की वैल्यूज के आधार पे ARR को डिफाइन करती है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की यूटिलिटी में जैसे कि मैंने कहा कि मोटे तौर पे तो पावर परचेज कॉस्ट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसका। इसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब चीज़ें भी उनके ARR का पार्ट होता है। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो कॉस्ट प्लस मेथड पे जो टैरिफ डिटरमाइन किया जा रहा है, तो एक ARR पिटीशन तो तीनों ही कंपनियां फाइल करेंगी। मैं इसमें इनफैक्ट लोड डिस्पैच सेंटर को भी बोलूँगा, क्योंकि उनको भी ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दिया गया है एक्ट के अंदर। तो ये सब अपने अपने एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट सबमिट करेगी। इनके एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के कंपोनेंट्स अलग अलग होंगे और इनके एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के बेंचमार्क्स अलग अलग होंगे। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जनरेशन कंपनी ने अपना ARR पिटीशन फाइल किया, तो उसके लिए जो नियामक आयोग है उसने PLF या स्टेशन हीट रेट के बेंचमार्क निर्धारित कर रखे होंगे, और जहाँ वितरण कंपनी की बात होगी वहाँ पर T&D लॉस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, अनमीटर्ड टू मीटर्ड कनेक्शन लॉस, चोरी कम करने का टारगेट, इस तरीके के टारगेट उनके बेंचमार्क होंगे, इन एडिशन टू जो नॉर्मल उनके नॉर्मेटिव बेंचमार्क्स है। तो ये मोटा मोटा हमारे यहाँ पे टैरिफ डिटरमिनेशन की प्रक्रिया का तरीका है। हम फोकस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ पर, जिसके अंदर की किस तरीके से प्रोसेस होता है, प्रक्रिया फाइल की जाती है और किस तरीके से आगे प्रोसेस होता है। अगर मैं पिटीशन की बात करूं तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पर आते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सबसे पहले उसने मैंडेट किया, पहले स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कहा गया अनबंडलिंग की जाए, यानी कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग किया जाए। उसके बाद रेगुलेटरी कमीशंस की स्थापना की गई, यानी कि सरकार की भूमिका टैरिफ निर्धारण में लिमिटेड कर दी गई या हटा दी गई। रेगुलेटरी कमीशन कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स के मुताबिक टैरिफ का निर्धारण करता है। तो अगेन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का ही एक पार्ट है जिस पे हम आगे आएंगे, जिसके अंदर की पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू टैरिफ निर्धारण को कहा गया कि डिस्कॉम टैरिफ पिटीशन फाइल करेगा, उसको न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाएगा और न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करने के बाद उसके ऊपर स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स मांगे जाएंगे। तो इस तरीके का प्रोसेस, ये डिटेल प्रोसेस नहीं, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कही गई। और साथ में ये भी कहा गया कि सेफगार्डिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्टेट रेगुलेटरी कमीशन। तो जैसे टिपिकल टैरिफ प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा कुछ रहता है कि डिस्कॉम टैरिफ पिटीशन फाइल करती है, कमीशन एक इनिशियल टेक्निकल वैलिडेशन करता है उस पिटीशन की कि क्या वो सही है,
कैलकुलेशन सही है, क्या उसमें कोई किसी तरीके की कोई इलीगल कोई एफिडेविट रिलेटेड या फिर कोई और किसी तरीके की कोई खामी तो नहीं है। उसके बाद डिस्कॉम उसको करेक्ट करता है और उसके बाद डिस्कॉम एक पब्लिक नोटिस जारी करता है। ये कमीशन द्वारा दी गई टैरिफ रेगुलेशंस का भी हिस्सा है कि उनको 3 न्यूज़पेपर्स में, मेरे विचार में 3 न्यूज़पेपर है, 3 लीडिंग न्यूज़पेपर में उनको पब्लिक नोटिस देना होता है टैरिफ पिटीशन की टैरिफ पिटीशन उन्होंने फाइल कर दी है और उसकी समरी पब्लिश करनी होती है। इसके अलावा ऐसा भी प्रावधान है कि टैरिफ पिटीशन की प्रति हर उपखंड के ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हर उपखंड में उपलब्ध होनी चाहिए और आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। जी, सर्किल पे उपलब्ध होनी चाहिए। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पब्लिक नोटिस के थ्रू कमेंट्स इनवाइट किए जाते हैं। डिस्कॉम उनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से उन कमेंट्स को रिप्लाई करती है। एक पब्लिक हियरिंग की जाती है जहाँ पे सभी अपने सजेशंस देते हैं, अपने कमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद कमीशन अपनी पूरी तरीके से पिटीशन को चेक करके ये निर्धारित करता है कि क्या टैरिफ ऑर्डर और क्या टैरिफ स्ट्रक्चर या टैरिफ डिज़ाइन होना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ट्रू अप का। तो जैसे आज हमारा चल रहा है 2023 हो रहा है, तो 2024-25 के लिए नियम है कि 2024-25 के टैरिफ के लिए 2023 में ही टैरिफ पिटीशन फाइल कर दी जाएगी ताकि 2024-25 की शुरुआत के पहले हमारे पास 2024-25 का टैरिफ ऑर्डर हो। तो अगर मैं 2024-25 को टैरिफ ईयर टी मानूं तो T-1 यानी 2023 जो है उसमें हम टैरिफ पिटीशन फाइल कर देंगे और मैं अपनी एस्टिमेशन और मेरे अप्रूव प्रोजेक्शंस वगैरह सब कुछ उसमें मिल जाएंगे। फिर 2024-25 के ख़त्म होने के बाद में 2025-26 में मैं डिस्कॉम कमीशन के पास फिर से जाऊंगा और मैं एज इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फिर से जाएगी और बताएगी कि आपने इतना खर्चा अप्रूव किया था और ये इतना खर्चा एक्चुअली में हुआ है। यानी कि आपने अगर मेरे को 3,000 करोड़ का ARR दिया था और मेरा खर्चा 3,000 लेटेस्ट से 200 करोड़ का होता है तो मेरा एक तरीके से 200 करोड़ का घाटा हुआ जो कि मैं वसूल नहीं कर पाया। तो इस पिटीशन को जिसके अंदर की वो अपना एक्चुअल ब्यौरा देती है अपने एक्चुअल खर्चे को, उसको ट्रू पिटीशन कहते हैं। अगेन ट्रू पिटीशन भी पब्लिक कमेंट्स के लिए अवेलेबल होती है, उसकी भी पब्लिक हियरिंग होती है और फिर इस ट्रू पिटीशन में जो गैप है उसको अगले साल के टैरिफ ऑर्डर में लिया जाए या ना लिया जाए, ये कमीशन का एक डिस्क्रिप्शन होता है कि उसको किस तरीके से वो ट्रीट करे। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी वितरण शुल्क पे। जैसे मैंने कहा, बिजली बहुत ही यूनिक चीज़ है। बिजली ऐसा भी नहीं है कि मेरे को आपने चलो एक साथ 24 घंटे की बिजली 1 घंटे में दे दी तो भी मेरा काम हो गया, मैं ये भी नहीं कर सकता। और साथ में बिजली बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव एक चीज़ है, एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बहुत न्यूक्लियर और कोल, गैस, सौर ऊर्जा, बहुत तरीके से इसका वो होता है। तो इसकी रिलायबिलिटी और क्वालिटी इंश्योर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो इसका इंस्टीट्यूशनल या जो संस्थानिक ढांचा बनाया गया है वो भी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बनाया गया है। जैसे कि यूनिट डिस्पैच सेंटर्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि सप्लाई और डिमांड में हमेशा एक बैलेंस रहे। तो ये एक मतलब मैं तो कहूँगा, जैसे मैं पिछली बार भी ये बात सिमरन ने बोली थी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है डिस्कॉम्स की और भारत की ग्रिड की कि हमको इस तरीके से सेम फ्रीक्वेंसी पे बिजली इतने बड़े पैमाने पर चलती है। तो साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी भी एक चीज़ है कि लोगों को हमेशा ये भी चाहिए कि लोगों को नहीं चाहिए, मतलब ये गलत सेंटेंस हो गया, बेसिकली बिजली अपने आप में सिंस एक मूलभूत आवश्यकता है तो वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए बेसिकली। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर टैरिफ्स को डिटरमाइन किया जाता है। हम 2023-24 का जो हमारा अभी लेटेस्ट ARR दिया गया है उसमें क्या
पावर परचेज कॉस्ट है, क्या O&M कॉस्ट है, इन सब के बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी मैं मोटे मोटे कंपोनेंट्स के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले बिजली कंपनी को डिमांड एस्टिमेशन करना रहेगा अपना ARR फाइल करने के पहले। यानी कि उसको ये देखना होगा कि मेरे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स की कितनी डिमांड होने वाली है। अगर मैं आज 24-25 की टैरिफ पिटीशन दायर करने वाला हूं, तो 24-25 में मुझे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कितने मेगावाट और कितने मिलियन यूनिट की आवश्यकता होगी, ये मुझे जानना होगा। अब इंक्रीजिंग माहौल में और इंक्रीजिंग जो पेइंग कैपेसिटी है और काफ़ी सारे और दूसरे फैक्टर्स हैं, उसके अंतर्गत क्या है कि ये काफ़ी मुश्किल एक प्रोसेस होता जा रहा है। अभी तक तो क्या होता था कि एक स्ट्रेट लाइन CAGR मेथड होता है कि भाई आप हर साल 3% 4% से आपने इंक्रीज कर दिया। डिमांड एस्टिमेशन अपने आप में अभी एक चुनौती हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए, जहाँ उसे अलग अलग तरीके के कैटेगरीज के लिए डिमांड का एस्टिमेशन भी करना है। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि डिमांड को एक साइंटिफिक और एक वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किया जाए, ना कि एक हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से उसका आकलन कर दिया जाए। अब जैसे मैं बोलूँ खेती है, एग्रीकल्चरल डिमांड है। अब एग्रीकल्चरल डिमांड को मैं हिस्टोरिकली बिल्कुल, अगर मैं अगले 10 साल के लिए प्रोजेक्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं प्रोजेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि हमें नहीं पता एग्रीकल्चरल डिमांड में जैसे राजस्थान में कहा जा रहा है कि जल का क्या स्तर होने वाला है, पानी होगा तो खेती करेंगे। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि जिनका ध्यान डिमांड एस्टिमेशन में रखा जाना चाहिए। कुछ तरीकों से डिमांड एस्टिमेट की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में। तो ये सब हमारा सबसे पहला स्टेप है। इसके बाद जो भी मेरा मेगावाट या मिलियन यूनिट में डिमांड आई, उसकी मुझे पावर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मेरी पावर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में कुछ तो लॉन्ग टर्म पावर प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट हमारे होते ही है। मतलब 85 to 90% जो हमारी पावर है वो अभी भी लॉन्ग टर्म पावर प्रोक्योरमेंट के थ्रू जा रही है। मे बी 80% हो गई होगी, लेकिन ज़्यादातर पावर हमारी लॉन्ग टर्म पावर प्रोक्योरमेंट के थ्रू जा रही है। तो कुछ तो हमारी वो है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि क्या मीडियम टर्म के या क्या कितनी पावर हम मीडियम टर्म पे ले सकते हैं, कितनी हम शॉर्ट टर्म पे ले सकते हैं। इस तरीके से एक पावर प्रोक्योरमेंट प्लान भी हमें बनाना पड़ता है अगली स्टेप में। एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये भी है कि ये देखने की महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम देखें कि हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है शॉर्ट टर्म पावर, यानी कि शॉर्ट टर्म पावर परचेज 3 तरीके से होती है। लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं जो 25 साल के होते हैं लगभग, मीडियम टर्म के होते हैं जो 3 से 12 साल के होते हैं, और शॉर्ट टर्म होते हैं जो कि आप एक्सचेंज में भी खरीद सकते हैं, 1 महीने 2 महीने की भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का क्वांटम बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी, चूँकि शॉर्ट टर्म मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो शॉर्ट टर्म का क्वांटम भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का भी बहुत ज़्यादा, लॉन्ग टर्म का भी उतना ही होना चाहिए जितना कि बिल्कुल आप श्योर हैं कि हमें चाहिए ही होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म पावर प्रोक्योरमेंट अगेन उसके साथ भी एसोसिएटेड फिक्स कॉस्ट है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें देनी पड़ती हैं। इसके अलावा फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स आइडेंटिफाई करनी होती है। हम आगे थोड़ी और बात करेंगे इनके बारे में, लेकिन मोटे तौर पे यह हमारी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, रिपेयर कॉस्ट, इस तरीके की कॉस्ट है। और इन सब के आधार पर हम वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण करते हैं। अब इसके आधार पर मैं अपना एक उपभोक्ता टैरिफ डिटरमाइन करता हूँ। ये मेरा एक ARR है, वार्षिक राजस्व है। लेटेस्ट से 3500 करोड़ का मेरा वार्षिक राजस्व है। उसके हिसाब से मैं अपना एक टैरिफ डिज़ाइन निर्धारित करता हूँ कि मेरे इतने कंज्यूमर इस कैटेगरी के हैं, इतने कंज्यूमर इस कैटेगरी के हैं, और मेरा इस कंज्यूमर का मैं ये टैरिफ रखूँगा, इस कंज्यूमर का ये टैरिफ रखूँगा। अगर उस टैरिफ एग्जिस्टिंग टैरिफ में और मेरे राजस्व जो मुझे चाहिए उसके अंदर कोई अंतर है,
तो उस अंतर को मुझे रेगुलेटर से अप्रूव कराना होगा, राइट। तो उसकी इन इंटरवल्स या इन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद इनको दूर करने के लिए रेगुलेटर आगे काम करता है। काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि ARR डिटरमाइन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को करनी पड़ती हैं, और मांग अनुमान उसमें एक प्रमुख है। मांग अनुमान के बारे में हम काफ़ी बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरीके से उसे अपना डिमांड एस्टिमेशन यानी मांग अनुमान का हमेशा लगाना होता है। इसके साथ ही उन्हें ये भी निर्धारण करना होता है कि उनके TND लॉसेस कितने होंगे। अब TND लॉसेस एक बहुत ही कॉमन टर्म हो गया है वैसे तो। TND लॉसेस यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, और AT&C जो है वो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। तो ये 2 तरीके के लॉसेस है, तो ये भी उन्हें अपनी मांग अनुमान में शामिल करने पड़ते हैं। तो अब जैसे मैं अगली स्लाइड में काफ़ी डिटेल में जाऊंगा इसके अंदर, लेकिन जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिजली सेंड करता हूँ, उसका प्रेषण करता हूँ, तो कुछ बिजली मेरी बिजली के तारों में ही उसका लॉस हो जाता है। तो ये टेक्निकल लॉस है, इसको हम चाह के भी नहीं रोक सकते। जैसे कि अगर आप खुद ही देखें कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ या कार चला रहा हूँ तो काफ़ी हीट और काफ़ी कुछ मतलब इंजन हीट हो जाता है, फ्लूइड भी हीट होती है हमारी, तो वो जो लॉस है एनर्जी का उसको मैं चाह के भी नहीं रोक सकता। तो कुछ तो हमारा टेक्निकल लॉस है, और कुछ लॉस हमारा है इनएफिशिएंसीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस की वजह से लॉस है, यानी कि जिसके अंदर बिजली चोरी एक चीज़ है, हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी पुअर होना एक चीज़ है, और इसी तरीके से कुछ लॉस हमारा बिलिंग में भी होता है कि कुछ जिसके अंदर कि हमने 100 यूनिट सप्लाई की लेकिन बिलिंग हमारी 88 की हुई। तो जब मैं 88 की बिलिंग करूंगा तो मेरे को 88 के ही पैसे मिलेंगे, तो 12 यूनिट के तो मेरे को पैसे मिले नहीं, तो वो मेरे लॉस का हिस्सा बन गया। तो अब मैं TND लॉस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। सॉरी, जैसे इनपुट एनर्जी मैं समझता हूँ 100 यूनिट है मेरी, तो 100 यूनिट अगर मेरी इनपुट एनर्जी मैंने डाली है तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो कुछ तो मेरे टेक्निकल लॉस होंगे जो कि मैंने कहीं लेटर से 10% है। टेक्निकल लॉसेस यानी जो लॉसेस है ही जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर में, लाइंस में, हीट अप के थ्रू कई तरीके से लॉसेस होते हैं, करंट लीकेज होता है, जो तो ये दिस इज फिजिक्स बेसिकली, दीज आर लॉज ऑफ नेचर जो टेक्निकल लॉसेस है। फिर कुछ मेरे नॉन टेक्निकल लॉसेस हैं जो कि मेरी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज की वजह से है। तो मेरी बिल्ड एनर्जी 10% और 5% घटा के 100 यूनिट में से मैंने सिर्फ 85% मैं अपनी यूनिट में बिल कर पाया, यानी 85 यूनिट को मैं बिल कर पाया, और 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मेरे को 340 रुपये प्राप्त होने थे। अब 340 रुपये मुझे प्राप्त होने थे, लेकिन उसके अंदर भी मैं केवल 80% लोगों से ही 340 रुपये प्राप्त कर पाया, यानी मेरे कलेक्शन में भी लॉस है। यानी कि जो बाकी 20% लोग थे उन्होंने भी या तो पैसे नहीं दिए या बिल टाइम पे नहीं चुकाया या उनके पास नहीं थे, या किन्हीं भी कारणों से मैं 100 जो मेरी 340 रुपये 40 रुपये मुझे मिलने थे उसमें से 20% कलेक्शन लॉस के बाद में मेरे को 272 रुपये ही प्राप्त हुए, यानी टिपिकली 68 यूनिट की ही मेरे को प्राप्ति हुई। यानी कि मेरी 100 यूनिट चली थी जिसमें से कि मेरे को सिर्फ 68 यूनिट का मुझे पैसा मिला। तो ये जो 32 यूनिट मेरा टोटल जो लॉस हुआ, इसको हम कहेंगे AT&C लॉस, यानी एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। ये एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस में मेरे टेक्निकल लॉसेस भी है, कमर्शियल लॉसेस है, बिलिंग इनएफिशिएंसीज है, कलेक्शन इनएफिशिएंसीज है, थेफ्ट है, मेरी खुद की ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज है, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस अगर मैं देखूं तो यहाँ पर है 15%, बिलिंग एफिशिएंसी मेरी 85% है, और
AT&C लॉसेस मेरा 32% है, तो मेरे ख्याल से AT&T लॉसेस और AT&C लॉसेस का काफ़ी क्लियर एक डेमोन्स्ट्रेशन है ये प्रयास की एक काफ़ी अच्छी किताब है, नो एयर पावर, वहाँ से लिया गया है। और इसके अलावा जो बेंचमार्क की मैं बात कर रहा हूँ कि नियामक आयोग भी बेंचमार्क जैसे स्थापित करता है, तो जैसे अलग अलग स्कीम भी आती है, उदय स्कीम आती है, उदय स्कीम में भी यही टारगेट सेट किए जाते हैं कि आप अपने TND लॉसेस को इस ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से रिड्यूस कीजिए। अब खरीद योजना की मैं बात करूं तो एक बार जैसे हमने बात करी थी एस्टिमेशन की, वैसे ही उस बिजली आपूर्ति के आवश्यकता का अनुमान लगाने के बाद मांग के अनुरूप लागत के निर्णय को संयोजित करना किया जाता है किसी के। आप इसके अंदर मीडियम टर्म यानी मध्यम टर्म या दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते यानी PPA किए जा सकते हैं बेसिकली। शॉर्ट टर्म से भी बिजली खरीदी जाती है, लेकिन मतलब ये लाजमी है कि हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम लागत पे बिजली परचेज करें, यानी कि जिस भी प्लांट से खरीद रहे हैं वो जो भी सस्ते से मार्केट दे रहा है हम उससे ही लें। ऐसे भी उदाहरण है जहाँ पे हमारे पास आपूर्ति के लिए उपलब्ध बिजली नहीं है, तो ऐसे फिर हमको कटौती करनी पड़ती है बिजली, जो कि हमें कोविड क्राइसिस के वक्त हम देखना पड़ा था कि कोविड क्राइसिस में बिजली चाहिए थी, उतनी उपलब्ध नहीं थी, तो कटौती भी इस वजह से हो जाती है। इसके अंदर एक कंसेप्ट RPO का भी है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो भी उन्होंने भी जो ये हमारे अक्षय ऊर्जा है उसके लिए टारगेट्स वो स्थापित करती है कि आपकी इतनी % बिजली खरीद अक्षय ऊर्जा से होनी ही चाहिए, सौर ऊर्जा से इतनी और नॉन सौर ऊर्जा विंड, बायोमास एक्सेट्रा से इतनी। तो उसको भी बिजली खरीद की जो ये योजना है उसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने कहा एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट में रीजनेबल कॉस्ट प्लस अलाउड प्रॉफिट, तो वार्षिक राजस्व आवश्यकता हो गई मेरी रीजनेबल कॉस्ट प्लस अलाउड प्रॉफिट। नाउ हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अनफॉर्चुनेटली अभी कोई रिटर्न ऑन इक्विटी या अलाउड प्रॉफिट नहीं ले रही, क्योंकि वो लॉसेस में ही है बेसिकली एक तरीके से, और गवर्नमेंट भी कोई ऐसा रिटर्न ऑन इक्विटी उनको अलाउ कर नहीं रही है बेसिकली। ऑल्दो ट्रांसमिशन कंपनी या जनरेशन कंपनीज जो है हमारी सरकारी, वो रिटर्न ऑन इक्विटी लेती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कोई रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं मिलता है। एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई अगर मैं देखूंगा तो जो ये एक सिंपल सा जस्ट एक मेट्रिक है कि एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो है उसको मैं टोटल इलेक्ट्रिसिटी सेल से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरा एवरेज रेवेन्यू रिक्वायरमेंट एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। तो इसमें 3 मेट्रिक होते हैं वैसे, जो इसमें मेंशन नहीं है। एक तो होता है एवरेज पावर परचेज कॉस्ट, यानी कि मैंने जितनी पावर खरीदी, जितने भी मिलियन यूनिट्स खरीदी और उसके कितना मैंने दाम चुकाए, फिक्स प्लस वेरिएबल, और उसका जो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स होगा वो है मेरा एवरेज पावर परचेज कॉस्ट। तो अब चूंकि मेरा 70 से 75% हिस्सा ARR का पावर परचेज कॉस्ट ही है, मेरा एवरेज पावर परचेज कॉस्ट काफ़ी इस कॉस्ट पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि मेरा जो कंज्यूमर टैरिफ है वो कितना होगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई मैंने बता ही दिया, एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी सेल। फिर एक होता है हमारा एवरेज बिलिंग रेट, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कैटेगरी से मुझे कितना रेवेन्यू आ रहा है और उसको मैं कितनी यूनिट्स बेच रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग कंज्यूमर कैटेगरीज को मैं अलग अलग बिलिंग रेट्स बेचता हूँ। जैसे अभी हमारे यहाँ टेलीस्कोपिक आया गया, अभी तो काफ़ी सब्सिडी आ गई, लेकिन फिर भी 0 से 100, 200 से 200, 200 से 300, LTHT अलग है, इंडस्ट्रियल के अलग टैरिफ्स है। तो इंडिविजुअल कैटेगरी से जितना रेवेन्यू आ रहा है डिवाइडेड बाय उसको कितनी टोटल सेल हुई, वो मुझे उस पर्टिकुलर कैटेगरी का एवरेज बिलिंग रेट दे देगा।
बात करूँगा, जस्ट एक छोटा सा एक्ट की ही बात है बेसिकली, कि एक्ट का सेक्शन 62 है जो कि कॉस्ट रेगुलेशन की बात करता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू। 63 जो सेक्शन है वो कहता है कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू जो भी टैरिफ डिस्कवर हुआ है वो एक्सेप्ट किया ही जाना है। 63 कॉम्पिटिटिव बिडिंग को मैंडेटरी नहीं करती, मतलब अभी भी 62 के थ्रू जाया जा सकता है। ऑल्दो इन प्रैक्टिस अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के रूल्स और सर्कुलर्स की वजह से कॉम्पिटिटिव बिडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है सोलर और शॉर्ट टर्म सेल के अंदर पर्टिकुलरली। और 66 कहता है मार्केट डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत होना चाहिए। ये टैरिफ के ही कुछ सेक्शन है जिसमें बस मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है टैरिफ विनियम कुछ ऐसे होना चाहिए जिसमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, साथ ही उचित तरीके से बिजली की लागत की वसूली करना। प्रदर्शन में दक्षता को पुरस्कृत करने वाले सिद्धांत होने चाहिए जो हमारे टैरिफ विनियमों में होने चाहिए। इसके अलावा इसमें एक टैरिफ सेक्शन 64 में एक क्लॉज ये भी है कि प्रत्येक आवेदक आवेदन को ऐसे संक्षिप्त तरीके से प्रकाशित करेगा जैसा आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो यानी कि आयोग टैरिफ रेगुलेशंस बनाता है जिसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से उसको पब्लिश करना है। ये मोटा मोटा वही तरीका है बेसिकली जो प्रोसेस हमारा किया था टैरिफ निर्धारण के लिए। बस इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है मल्टी ईयर टैरिफ पिटीशन, यानी कि जो एक्ट है वो MYT पिटीशन मल्टी ईयर टैरिफ पिटीशन को भी अलाउ करता है, जिसके अंदर आप एक साथ 2 या 3 या 5 साल का टैरिफ कर सकते हैं। तो जैसे जो हमारा रेगुलेटर है, रेगुलेटरी कमीशन है, वो सबसे पहले टैरिफ रेगुलेशंस बनाता है और वो टैरिफ रेगुलेशन बनती है एक कंट्रोल पीरियड के लिए। RERC ने अभी एक टैरिफ रेगुलेशन बना रखी है 2019 से 2024 तक। अब इन 5 साल के लिए ये टैरिफ रेगुलेशंस रहेंगी जो बेंचमार्क है परफॉर्मेंस के, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के, SHR के, PNF के, ONM चार्जेस के, एटसेट्रा वो ये रहेंगे। फिर नेक्स्ट पीरियड कंट्रोल पीरियड के लिए नेक्स्ट आएंगी। अभी CERC ने कल ही शायद नेक्स्ट कंट्रोल पीरियड के लिए एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम वैसे रिलीज किया है। तो इस कंट्रोल पीरियड में आप वार्षिक तौर पे भी टैरिफ पिटीशन डाल सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टी ईयर के लिए भी टैरिफ पिटीशन डाल सकते हैं। तो मल्टी ईयर टैरिफ पिटीशंस डालने का फ़ायदा ये है कि आप रेगुलेटरी प्रोसेस में जो हम टाइम कंजम्पशन की बात कर रहे थे वो बच जाता है। तो राजस्थान में भी ये अभी तक तो नहीं हुआ था, इस बार से पिछली बार 3 साल के लिए दायर की थी उन्होंने, इस बार 2 साल के लिए की है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने भी इसको ऑप्शन को यूज़ करना शुरू किया है और 24 से 29 तक का CERC का टैरिफ रेगुलेशंस का एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम अभी आया है। फिर वो जब वो फाइनल होंगी उसके बाद IRC की भी रेगुलेशंस फाइनलाइज होंगी। तो ये एक MYT एक मैं विशेष तौर पे बताना चाह रहा था। अब हम बात करें कि जैसे कि ये ऐड है जो कि मेरे ख्याल से विजिबल है सभी को, दिया जाता है पेपर के अंदर, जिसके अंदर वो जो भी टैरिफ उन्होंने प्रपोज किया है पिटीशन में उसको दिखाते हैं और इनको अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करना अनिवार्य है। और अपने ऑफिसेस में भी, जैसे कि सनाडे सर ने कहा कि सर्किल लेवल पे वो अवेलेबल होना चाहिए, आप जाके वहाँ से लीजिए और ताकि उस पर कमेंट्स दिए जा सके। तो ये अगेन ये सर जो प्रावधान है ये RERC की टैरिफ रेगुलेशंस 2019। तो सर ये अगेन वही एक जो मैं प्रोसेस बता रहा था एडमिशन और पिटीशन में कमीशन किस तरीके से किया जाता है, डेफिशिएंसीज को अगर कुछ प्राप्त होती हैं तो उनको उसको वापस भेजा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास, पब्लिक नोटिस इश्यूड होता है, पब्लिक हियरिंग, रिटन इनपुट्स लिए जाते हैं और फाइनली टैरिफ ऑर्डर इशू किया जाता है। अगेन कॉस्ट प्लस टैरिफ निर्धारण मैंने बात की कि ARR तो हमारे लिए है ही है एक ज़रूरी। ARR से वसूल पूरा करने के लिए जो राजस्व की वसूली है वो किस तरीके से किया जा रहा है, यानी कि टैरिफ में हमें एक टैरिफ
प्रपोजल दिया जाएगा कि हम इस कंज्यूमर कैटेगरी से ये टैरिफ लेंगे, इस कंज्यूमर कैटेगरी से ये लेंगे और इसको इतनी बिजली बेचेंगे, उससे मेरे को टोटल इतना रेवेन्यू मिलेगा। तो ये मेरा रेवेन्यू रिसीव्ड हो जाएगा बेसिकली। तो एक मेरा एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट हो गया और मेरा दूसरा हो गया रेवेन्यू रिकवर टू मीट द ARR। और अगर इसके अलावा एक नॉन टैरिफ इनकम एक अलग से कंपोनेंट होता है बेसिकली, जिसके अंदर सब्सिडी, सेल ऑफ सरप्लस, सेल ऑफ स्क्रैप एक्सेट्रा, तो वो भी मेरा रेवेन्यू के तौर पर ही काउंट किया जाता है। तो इसके अंदर जो अगर कुछ गैप होता है तो उसको मैं कमीशन के पास ले जाके अपना डायरी रिवाइज करने के लिए आग्रह करता हूँ। अब मैं बात करूँगा कुछ टैरिफ जो हमारे यहाँ पे टैरिफ पिटिशन होते हैं उसके कंपोनेंट्स की। पास्ट सेल्स एंड फोरकास्टिंग, यानी कि पिछले कुछ सालों में किस कैटेगरी की कितनी सेल की गई है वो ब्यौरा होता है, और आगे कुछ सालों में कितनी क्या फोरकास्टिंग होने वाली है वो उसका ब्यौरा होता है। उसके बाद एनर्जी बैलेंस एक चीज़ होती है, यानी कि हमें इतनी एनर्जी चाहिए और हमारे पास इतने PPAs या इतने टाइप्स हैं। तो लेट अस से मेरे को 3,500 मिलियन यूनिट चाहिए, तो उसमें फिर एनर्जी बैलेंस की एक इक्वेशन एक कंपोनेंट होता है कि ये 3,500 मिलियन यूनिट मुझे इन प्लांट से इतना इतना यहाँ से मिलेगा, और जो थोड़ा बहुत रह गया वो मैं शॉर्ट टर्म मार्केट में यहाँ से इस तरीके से लूँगा। फिर उसका पावर परचेज कॉस्ट दिया जाता है, उसका ब्यौरा दिया जाता है कि पावर परचेज कॉस्ट कितना रहने वाला है। पावर परचेज कॉस्ट उसमें कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी लंबे समय से एसोसिएटेड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बिजली खरीदनी पड़ती है, वो महंगे होते हैं तो भी क्योंकि आपने PPA कर रखा है। तो फिर ट्रांसमिशन चार्जेस होते हैं। ट्रांसमिशन चार्जेस में आपके लोकल SLDC के चार्जेस और पावर ग्रिड के चार्जेस जो किसी भी आपके PPA में डिफाइंड है वो होते हैं। RPO कंप्लायंस के लिए आप क्या कर रहे हैं वो होता है। रेवेन्यू प्रोजेक्शन होता है आपका, इन सब एनर्जी बैलेंस के बेसिस पे, फोरकास्टिंग के बेसिस पे क्या रेवेन्यू प्रोजेक्शन होगा। कुछ फाइनेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे O&M कॉस्ट कितना होने वाला है मेरा, इसके बेंचमार्क्स दिए हुए हैं रेगुलेटर के यहाँ पे। डेप्रिसिएशन कितना होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी मांगी है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, नॉन टैरिफ इनकम, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करने वाला है डिस्कॉम उस साल, ये एक काफ़ी बड़ा नहीं, मतलब 10 से 12% उसका हिस्सा होता है। डेट अगर है वो कंज्यूमर सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कुछ है तो वो उस पर कुछ इंटरेस्ट अगर उसको देना है तो और फिर फाइनली एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट होती है। याचिका में कुछ और जानकारी भी होती है, जैसे हमारे यहाँ के अब ये हर तरीके के सब कमीशंस के ऑर्डर अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कमीशन में कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं ऑर्डर में, ऑर्डर के एंड में। तो उन ऑर्डर जो पिछला ऑर्डर था उसके एंड में जो डायरेक्टिव दिए गए थे उसके कंप्लायंस में क्या किया गया उसका जवाब दिया जाता है। बेसिकली कैरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया ये बताया जाता है। टैरिफ शेड्यूल जो इंडिकेटिव वो प्रपोज कर रहे हैं वो दिया जाता है, और अगर कोई चेंज प्रपोज है या कोई नई चीज प्रपोज कर रहे हैं, जैसे पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की एक बात 2-3 साल पहले कही थी उन्होंने, TOD टैरिफ की बात कही थी, तो वो सब चीजें जानकारी टैरिफ याचिका में दी जाती है। जो हमारी रेगुलेशन है उसके अंदर माना गया है कि तो पैरामीटर्स हैं जो कि डिस्कॉम के कंट्रोल में रहेंगे, और कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि डिस्कॉम के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, नहीं रहते हैं बेसिकली। अगर मैं पावर परचेज कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो पावर परचेज कॉस्ट में कोल की प्राइस बढ़ जाती है, तो ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि डिस्कॉम के कंट्रोल में नहीं है, तो वो उसको पे करनी ही रहेगी, राइट।
तो जैसे मैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात करूँ तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो होंगे वो बेसिकली होंगे वो सभी एक्सपेंसेस जो होते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल करता है या किसी तरीके के ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू यूज होता है। जैसे टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस है, बिजली की चोरी एक जैसे एक चीज़ है, बिलिंग एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी है, ये कंट्रोलेबल फैक्टर है। कैपिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ टाइम कॉस्ट, ये कंट्रोलेबल फैक्टर है। इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज कोई इसमें वर्किंग कैपिटल की इंटरेस्ट में वेरिएशन है, तो ये सभी कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं ना, तब बबल हो जाती है अचानक किसी वजह से, जैसे पचपदला में रिफाइनरी आ रही है, मेट्रो अचानक भी शुरू होती है और उस पर मेट्रो बिकम्स अ ह्यूज कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वह वेरिएशन ऑफ सेल्स एक ऐसी चीज है जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वह डिस्कॉर्स अल्टीमेटली करेंगे। सॉरी फॉर दिस। तो वो चीज एक ऐसी चीज है जो कि डिस्काउंट अलाउ करेगी। इसके अलावा मार्केट रेट के इंटरेस्ट जो है, डिस्काउंट ने अगर लोन ले रखे हैं, उनकी इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज होता है तो उसके अंदर किसी तरीके से कोई डिस्काउंट का कोई रूल नहीं रहता है। अगर कोई कानून में बदलाव होता है या कोई अप्रत्याशित घटना होती है, जैसे कोविड ही आ गया था, राइट, कोविड आ गया था तो फिर इंडस्ट्रीज हमारी काफ़ी बंद हो गई थी, तो ऐसे में जो भी लॉस डिस्काउंट को उसकी वजह से हुआ वो सारा पास ऑन किया जाता है। तो ये कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है। तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को तो नियामक आयोग पूरी तरीके से अलाउ करता है, जबकि कंट्रोलेबल फैक्टर्स को वो बेंचमार्क्स के हिसाब से आगे पास ऑन कर देता है। अब जैसे मैं बात करूं कि बिजली खरीद, जैसे 70 से 80% तक लागत मेरी बिजली खरीद की ही होती है मेरी ARR में, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इसका हिस्सा होता है। बेसिकली इसमें बायलेटरल सोर्स और जो डीप एक्सचेंज पोर्टल है, आरी परचेज है, शॉर्ट टर्म परचेज है, सभी इसका हिस्सा होता है बेसिकली। तो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि इसमें देखने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा समय की अभाव में थोड़ा कुछ चीज़ों पे फोकस करूंगा जो कि हम देख सकते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि क्या कुछ कैपेसिटी है जो कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे ऐड की जा रही है, और उसके एवज में सस्ती बिजली अवेलेबल है क्या, और क्या सिग्निफिकेंट कैपेसिटी पाइपलाइन में है, अगर है तो कब एक्सपेक्टेड है, कौन पोटेंशियल बैकिंग डाउन प्रोजेक्ट कर रहा है कि नहीं, और जो स्टेट की जनरेशन पेटिशन है, जैसे हमारे यहाँ पे विद्युत उत्पादन निगम है, उसके साथ क्या उसकी कंसिस्टेंसी है कि नहीं। जैसे डिस्कॉम की पिटीशन में उन्होंने कहा कि छबरा इतना प्रोड्यूस करेगा, और उत्पादन की पिटीशन में वो कहते हैं कि नहीं, छबरा तो 50% PLF चलेगा, और डिस्कॉम कहता है 80% है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम चेक कर सकते हैं। क्या हर तरीके के कॉस्ट को इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब कोल सेस हो गया, कैपेक्स हो गया, कोल प्राइस हो गया, वो जो फ्री अकम्प्लाई कॉस्ट जो है वो सारी क्या इंक्लूड की जा रही हैं क्या, सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस तो नहीं है शॉर्ट टर्म पावर पे, ये एक चीज़ चेक की जा सकती है। सिग्निफिकेंट सरप्लस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना पूरा पावर परचेस कॉस्ट का 20% को सेल ऑफ सरप्लस पावर में ही दिखा रहा हूँ। इन दैट केस मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा टाई अप है। RPO मेट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, ये चीज़ है जो कि मैं देख सकता हूँ इस के अंतर्गत। एनर्जी बैलेंस भी इसी तरीके से देखा जा सकता है बेसिकली, कि डिमांड कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, और डेफिसिट जो है वो शॉर्ट टर्म से जो मीट किया जा रहा है वो इंडिकेटिव ही है ना। अब जैसे मैंने कहा 70 से 80% कॉस्ट तो मेरा पावर परचेस कॉस्ट ही है, लेकिन मेरा पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा 10 से 12% है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली फाइनेंस किया जाता है ग्रांट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट से 70 या 30% के रेशो के अंदर। और
15 से 16% रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया जाता है इस पे एज पर रेगुलेशंस। इसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 7 से 8% ARR का हिस्सा होता है बेसिकली। और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 20% के लगभग होते हैं। यानी O&M का टोटल O&M एक्सपेंस जो है वो मेरे ARR का 7 से 8% होगा। फिर O&M के एक्सपेंसेस के 3 हिस्से होंगे: एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा 20% के लगभग होता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, रेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, कंसल्टेंसी फीस, एडमिन एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, ट्रेनिंग एक्सेट्रा होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेरा 10% होता है, जो 10% ऑफ O&M कॉस्ट होता है, जो लाइन, सिविल वर्क्स एक्सेट्रा है। और बाकी बचा मेरा 70% के लगभग मेरा एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, जो कि सैलरीज और बाकी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 2% ऑफ ARR होता है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। अदर एक्सपेंसेस में मेरे बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, जो ARR का लगभग 2% होता है। उसका कंप्यूटेशन का एक फॉर्मूला है जो रेगुलेशंस के हिसाब से दिया गया है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो इसके अंदर होता है मेरा किराया जो मुझे मिलता है अलग अलग जगहों से, डिलेड पेमेंट सरचार्ज जो मैं बिलों पे लेता हूँ, जो लेट से। अब मैं ARR की परसेंटेजेस की बात कर रहा था, अभी मैं बात कर रहा हूँ सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू की। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू में एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो मेरा कंज्यूमर टैरिफ हो ही गया। उसके अलावा मेरे जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है वो है बेसिकली जो मेरे को कुछ रेंटल इनकम मुझे कहीं से आ रही है, वो इंटरेस्ट अगर मुझे कहीं से मिल रहा है तो वो, पोल्स को अगर पोल्स पे एडवर्टीजमेंट से कुछ इनकम आ रही है तो वो, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, रॉयल्टी, न्यू कनेक्शन चार्जेस, डिले पेमेंट सरचार्ज एक्सेट्रा मेरे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है। राइट। तो इसमें भी ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये बहुत ज़्यादा तो एस्टिमेट नहीं कर रखे हैं बेसिकली, तो ये एक देखने की ज़रूरत है इसको। नाउ टैरिफ ऑर्डर में क्या क्या शामिल होता है: इंट्रोडक्शन, स्टेक होल्डर के कमेंट्स, ट्रू चैप्टर, APR एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू, वार्षिक समीक्षा अध्याय, ARR अध्याय, आगे का चैप्टर यानी वे फॉरवर्ड में क्या टैरिफ रहेगा एक्सेट्रा, आयोग के निर्देश यानी डायरेक्टिव्स ऑफ द कमीशन, और टैरिफ डिजाइन जो फाइनली टैरिफ ऑर्डर में अप्रूव किया गया है। स्थायी शुल्क, और इनको हम जानते हैं, ये प्रेजेंटेशन वैसे हम शेयर करेंगे। ये एक डिटेल कंप्यूटेशन है कि किस तरीके से सेल्स को प्रोजेक्शन किया जाता है, यानी CAGR बेसिस पे सेल्स को, विक्रय को कैसे किया जाता है। ट्रांसमिशन शुल्क जिस तरह है, जो ट्रांसमिशन CERC और SCRC द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ट्रांसमिशन चार्जेस, उसके आधार पर उसकी गणना की जाती है। सरप्लस पावर की बिक्री, यानी कि जो भी पावर आपने टाइप की थी उसके बाद जो आपको पावर बची उसको बेचकर जो रेवेन्यू आपको प्राप्त हुआ, उससे क्या राजस्व आपको मिला और किस तरीके से उसकी गणना हुई, वो उसका ये है। RPO कंप्लायंस में इसकी गणना होती है कि RPO टारगेट्स आपके कितने थे और कितना आपने किस तरीके से उसको अचीव किया। वितरण हानि यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, और बिजली खरीद लागत यानी कि पावर परचेज कॉस्ट मेरी कितनी है। तो ये सब ये कुछ कैलकुलेशन के, कंप्यूटेशन के फॉर्मूलाज हैं। डिटेल में मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन ये प्रेजेंटेशन हम डेफिनेटली शेयर करेंगे आप सभी को। तो जिसके अंदर हम जब भी नेक्स्ट हमारा पिटीशन हुआ तो हम एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या, क्योंकि इन सब छोटी छोटी चीज़ों में भी कई बार काफ़ी त्रुटियां होती हैं, तो उनको हम चेक कर सकते हैं। जैसे O&M एक्सपेंसेस है, उसके अंदर भी बेंचमार्क कॉस्ट दी गई है मेरे ख्याल से 2%, इफ आई एम राइट, 2% इज O&M कॉस्ट। हाँ, तो वो 2% इन्होंने पिटीशन में दी है कि नहीं। कैपिटलाइजेशन कितना दिया गया है, डेप्रिसिएशन भी फिक्स किया गया है, सिविल वर्क्स का कितना है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कितना है, लैंड का कितना है एक्सेट्रा, एनर्जी बैलेंस, वर्किंग कैपिटल ठीक लिया गया है कि नहीं लिया गया है, ये सब चीज़ें कंप्यूट की जा सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी उन्होंने लिया है कि नहीं लिया है, ये देखा जा सकता है।
और नॉन टैरिफ इनकम जो कि सेल ऑफ स्क्रैप, इन्वेस्टमेंट एडवांसेस, रेंटल ऑफ फ्रॉम स्टाफ क्वार्टर, रेंटल फ्रॉम क्वार्टर, कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टीजमेंट, सेल ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा से मिलती है, वो कितनी है, कैरिंग कॉस्ट को किस तरीके से ट्रीट किया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, रेवेन्यू गैप और सरप्लस कितना है, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि टैरिफ पिटिशन का पार्ट होते हैं। अब जस्ट एक छोटा सा सिनॉप्सिस है इसमें कि हम जब याचिका पढ़ें तो क्या पढ़ें। तो जैसे कि अभी जो याचिका होती है उसमें 3-4 पेज का सारांश होता है, एक कि किस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने क्या पिछले साल परफॉर्म किया, कितने उसकी टी&डी लॉसेस एक्सेट्रा थे, और वो क्या प्रपोज कर रहा है। तो ये सारांश आप जरूर पढ़ें। पावर परचेज कॉस्ट, अगेन जैसे मैंने कहा 70 से 80% पावर परचेज कॉस्ट ही है, तो वो हम एक बार देख सकते हैं। पिछले साल का जो उनका ऑर्डर था उससे चेक कर सकते हैं कि पिछले साल जिस प्लांट से बिजली ली थी वो कितने में ली थी, वो इस साल ज़्यादा है, कम है, तो अगर कम है या ज़्यादा है तो क्यों है, उसका रीज़न दिया गया है कि नहीं दिया गया है। आरपीओ कंप्लायंस के बारे में देख सकते हैं कि क्या उन्होंने अपने पावर परचेज जो टेबल दी है उसके अंदर आरपीओ को कंप्लायंस का दिया है कि नहीं दिया है। कैपेक्स और ओपेक्स को नॉर्मेटिव बेंचमार्क्स के हिसाब से रखा गया है कि नहीं रखा गया है, यानी कि मेरे विनियम जो है, रेगुलेशंस है, उसके अंदर ये डिफाइंड है कि मैं ऑपरेशन कॉस्ट मेरी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा अप्रूव नहीं की जानी चाहिए। फिर टैरिफ प्रपोजल क्या दिया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमको देखनी चाहिए, यानी कि क्या उसमें कहीं बदलाव है, क्या पिछले साल जो टैरिफ डिज़ाइन था डिफरेंट कंज्यूमर्स का और इस साल जो प्रपोज किया जा रहा है उसमें क्या कहीं कोई बदलाव है, क्या उसमें कोई कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, चेंजेस प्रपोज किए गए हैं तो क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं वो कम है, ज़्यादा है, और किस वजह से वो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, उसका राशनल क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन क्या है, ये चीज़ वो देखना चाहिए। एक चीज़ जो मेरे अगेन व्यक्तिगत अनुभव में या मेरे व्यक्तिगत लिमिटेड अनुभव में काफ़ी सही रहता है देखना है, वो है कंप्लायंस टू कमीशंस डायरेक्टिव, निर्देशों का अनुपालन। क्योंकि जैसे कि सर ने कहा कि काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से आयोग के साथ काम कर रहे हैं, तो निर्देशों को अनुपालना जो है वो कई बार नहीं होती। जैसे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है जो कि काफ़ी लंबे समय बाद उन्होंने सबमिट किया बेसिकली, और वो पब्लिक डोमेन में भी नहीं आया, लेकिन निर्देशों का अनुपालन करना, निर्देश जो थे कमीशन ने उनकी अनुपालना की गई कि नहीं की गई, और अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई, ये भी देखना काफ़ी आवश्यक है। और इसके अलावा लागतों के अगर उन्होंने कम अनुमान लगा रखे हैं तो वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि लागत का कम अनुमान लगाना अपने आप में अगले साल ट्रू अप के लिए एक प्रॉब्लम है बेसिकली, क्योंकि अगर आप कम अनुमान लगाते हैं और उसके बाद आपकी लागत बढ़ जाती है तो आप ट्रू अप के वक्त पे आपका गैप बढ़ जाएगा। सिमिलरली जो नियंत्रित लागत है, जैसे O&M एक्सपेंस में कहूँ 2% है, अगर वो 3% लेकर आते हैं तो उसका आकलन कर रहे हैं तो वो भी एक देखने की ज़रूरत है। अगर फोरकास्टिंग उन्होंने किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की ज़्यादा कर रखी है, फ्लैट मीटर्स की ज़्यादा कर रखी है, तो वो भी देखने की अधिक आवश्यकता है। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ अपनी ये प्रेजेंटेशन। ये टैरिफ डिटर्मिनेशन और निर्धारण और उसके प्रोसेस भी थी। अगला सेशन टैरिफ युक्तिकरण पर होगा। हम एक ब्रेक लिख सकते हैं 15 मिनट क्या उस पर, और इनमें मीनवाइल अगर चर्चा भी करनी है तो कर सकते हैं। हमने पहले सत्र में जहाँ पे टैरिफ निर्धारण के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और जटिलताओं के बारे में जाना समझा, जो कि एक अपने आप में सबसे बहुत विशाल प्रक्रिया है। उसके बाद में आजकल एक टैरिफ रैशनलाइजेशन और उसकी टैरिफ की युक्तिकरण, जिसके बारे में काफ़ी बातचीत होती रहती है, और जो हम घटकों के आधार पे जो हमने कैटेगराइजेशन भी कर रखा है उपभोक्ताओं का, तो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से है और उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके भी क्या सिद्धांत है, क्या घटक है और उसको किस तरह से देखा जा सकता है, किस तरह से समझा जा सकता है। तो ये अपने आप में एक
सामाजिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी विषय है, जिसको हम सभी को, जितने भी सामाजिक नागरिक संगठन की और हम कार्यकर्ता यहाँ पे जो है, उनको समझने की बहुत ज़रूरत है किस तरह से हो रहा है सैद्धांतिक तौर पे, किस तरह से लागू भी कहीं पे हो रहा है और कहीं पे लागू किया भी जा सकता है, तो किस तरह से किया जा सकता है, तो समझने की एक ज़रूरत है। तो मैं अंशुमन को वापस इसके लिए आमंत्रित करूँगा कि वो टैरिफ रैशनलाइजेशन जो आजकल का एक विषय है, इसके ऊपर हमको थोड़ी सी जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद नीलिर। तो ये प्रेजेंटेशन ऐसे मणिदीप की है। मणिदीप जो कि हिंदी में उतने अभ्यस्त नहीं है इसलिए मैं उनकी तरफ से दे रहा हूँ, लेकिन मणिदीप साथ ही रहेंगे ताकि मदद कर सके जहाँ पे भी मैं अटकूं। टैरिफ युक्तिकरण अपने आप में एक नया शब्द है मेरे ख्याल से, मतलब काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं हुआ कि टैरिफ युक्तिकरण से मतलब क्या है बेसिकली। तो टैरिफ युक्तिकरण का मतलब है कि एक निष्पक्ष और सभी को शामिल करने वाली टैरिफ बनाई जाए, जिसमें जिसको कितना भुगतान करना है, इस सब प्रक्रिया को पुनर्व्यवस्थित किया जा सके, ताकि सभी डिस्कॉम और उपभोक्ता सभी अधिक से अधिक लाभ उठा सके। भारत में विभिन्न राज्यों में टैरिफ व्यवस्था का विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उपभोक्ता व लागत के लिए डेटा उपलब्धता, खराब नियामक निरीक्षण, असंतुलित सामाजिक राजनीतिक विचारों और टैरिफ निर्धारण में पारदर्शिता की कमी के अभाव में हुआ है बेसिकली। तो मोटे तौर पे टैरिफ रैशनलाइजेशन का अर्थ है कि टैरिफ को इस तरीके से बनाया जाए कि वो सबके लिए सुलभ हो, सबके लिए सरल हो, सबके लिए अफोर्डेबल हो और बिजली की लागत भी उससे पूर्णतया वसूली जा सके। तो अगेन सुलभ होना, अफोर्डेबल होना, उसका कॉम्प्लेक्स ना होके सिंपल होना, और साथ ही साथ उसका बिजली की पूरी लागत भी वो वसूल कर सके। ये जो प्रणाली या ये प्रक्रिया है, इसको मैं टैरिफ रैशनलाइजेशन कहूँगा। टैरिफ रैशनलाइजेशन बहुत ही मतलब कठिन है, क्योंकि इस कलेक्टिव यूटिलिटी नापना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है बेसिकली। किसके लिए कितनी बिजली, जैसे मैं लाइफलाइन कंजम्पशन की बात करता हूँ, तो किसका लाइफलाइन कंजम्पशन है, उसके लिए क्या रेट होना चाहिए, एटसेट्रा, ये सब एक मुश्किल चीज़ें हैं। अभी जैसे क्रॉस सब्सिडाइजेशन हम जानते हैं कि कुछ कैटेगरीज ज़्यादा पे करती हैं, जबकि कुछ कैटेगरीज कम पे करती हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई से। सो ये भी एक टैरिफ रैशनलाइजेशन का ही हिस्सा है कि किस तरीके से एक बैलेंस बनाया जा सके, और जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो डिस्कॉम जनरेटर कंपनीज को पे कर रही हैं, उसी अनुपात में वो कंज्यूमर से भी वसूले। तो टैरिफ रैशनलाइजेशन के कुछ सिद्धांत है, जैसे सरलता। टैरिफ और निर्धारण प्रक्रिया आसानी से समझने वाली होनी चाहिए। ये सामयिक होनी चाहिए, यानी सबके लिए लाइफलाइन पहुंच होना चाहिए टैरिफ में। पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि टैरिफ आवंटन की विधि, परिणाम और बिल के कंपोनेंट्स सबको समझ में आने चाहिए, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। लागत का उसके अंदर पूर्णतया वसूली का एक कंपोनेंट होना चाहिए कि जो भी टैरिफ मेरा प्रपोजल है या टैरिफ डिज़ाइन है, उसमें मेरी लागत की वसूली हो। इसमें गैर भेदभावपूर्ण तरीके से होना चाहिए, यानी कि समान नेटवर्क सेवाओं की मांग करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं से समान शुल्क लिया जाना चाहिए। वित्तीय स्थिरता अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका, यानी कि लागत की वसूली और उचित रिटर्न के साथ वित्तीय स्थिरता हो। कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग लॉज और कानून है उनके साथ ये कंप्लाई करना चाहिए। आवंटन में दक्षता होना चाहिए और उपभोक्ता को न्यूनतम संभव लागत पर बिजली प्रदान कर सके। ये टैरिफ रैशनलाइजेशन के कुछ सिद्धांत हैं। मणिदीप, आप कुछ ऐड करना चाहे तो। ये प्रिंसिपल जो है ये मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक सर्विसेज के लिए जो लिखे गए थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं से लिया गया था, और काफ़ी कुछ अभी वास्तविक रूप में तो अवेलेबल है एंड बीइंग अभी यूज भी हो रहा है टैरिफ डिज़ाइन में। अब
चैलेंज ये है कि इन प्रिंसिपल्स को सारे अलग अलग दिशा में जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कुछ चीज़ डिस्कॉम की तरफ से जाएगा, कुछ चीज़ कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चैलेंज ये आता है इन सारे चीज़ों को एक तरह से बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो टैरिफ रैशनलाइजेशन में एक बैलेंस लाना और टैरिफ रैशनलाइजेशन अपने आप में होना एक चुनौती भी है, साथ में होना भी चाहिए। तो अब मैं जैसे आगे बढ़ूं तो चुनौतियों की बात करना के लिए हम बात करें कि दक्षता का सिद्धांत पर्याप्तता के साथ संघर्ष कर सकता है, क्योंकि यानी कि इसका अर्थ ये है कि मैं एफिशिएंसी की बात करूं कि एफिशिएंट यूज हो, लेकिन वो सफिशिएंसी को हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो इस तरीके से कई इस तरीके की चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के हम कॉम्प्लेक्स मेथडोलॉजीज के थ्रू एफिशिएंट टैरिफ डेफिनेशन कर सकते हैं और एक सिंपल टैरिफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं बेसिकली, जिससे कि सिंपल तरीके से रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो सके। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और डिफरेंट कंज्यूमर कैटेगरीज हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। सबकी अपनी अपनी, जैसे मनीदीप ने कहा कि डिस्कॉम्स के लिए जहाँ लागत की वसूली इम्पॉर्टेंट है, वहीं कंज्यूमर्स की एक तबके के लिए अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। वहीं कंज्यूमर्स के एक तबके के लिए क्वालिटी और अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो सबके लिए अपने अपने प्रायोरिटीज़ या प्राथमिकताएं हैं जिनको बैलेंस करना अपने आप में टैरिफ रैशनलाइजेशन के लिए चुनौती है। तो साथ ही एक काफ़ी बड़ी चुनौती जो अगेन डेटा से ही उत्पन्न होती है कि हमें उचित डेटा और रेगुलेटरी कैपेसिटी भी चाहिए कि हम उसकी कैपेसिटी का उस डेटा की अवेलेबिलिटी का एक इशू है। इसके अलावा रेगुलेटरी कैपेसिटी भी लिमिटेड है, राइट। मतलब अब जैसे हम जानते हैं कि रेगुलेटरी लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत ही इसमें इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, टेक्निकल हर तरीके के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। तो उस तरीके के हर तरीके की एक्सपर्टीज होना भी ज़रूरी नहीं है कि सब कमीशंस के अंदर हो। तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है टैरिफ रैशनलाइजेशन के करने के लिए। अब जैसे मैं बता रहा था आपको कि डिस्कॉम के वित्त व्यय और राजस्व के बारे में, जो कि हम 23-24 का आगे देखेंगे। तो जैसे आप राजस्व देखें तो टैरिफ आय में हम फिक्स चार्जेस, एनर्जी चार्जेस और फ्यूल सरचार्ज हमारी टैरिफ के थ्रू हमारी इनकम हो रही है। नॉन टैरिफ इनकम में हम बात कर चुके हैं बहुत कुछ। और दूसरी कब हमारी फीलिंग चार्जेस, कॉस्ट सब्सिडी सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, सरप्लस की बिजली की बिक्री से हमारा राजस्व आ रहा है। एक्सपेंडिचर में बिजली का खरीद है, ट्रांसमिशन चार्जेस हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इंश्योरेंस है, उपभोक्ताओं को सब्सिडीज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं। ये दोनों मिलके हमारा, इन दोनों का बैलेंस हमारा डिस्कॉम का होना ज़रूरी है डिस्कॉम के ARR के लिए। ना व्यय का अनुमान की बात करूं मैं, तो जैसे FY 24 के लिए JVBNL का आप डेटा देखेंगे तो ऊर्जा बिक्री मेरा 33,559 MU है और वितरण हानि 15% उन्होंने एज्यूम किया है। एक्चुअली इसका ये तो जब होगा तब पता लगेगा, लेकिन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लॉसेस 4.5% और 3.54% है, जो कि इंटरनेशनल जो अपने अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन लॉसेस को अकोमोडेट करके मैं देखूं तो मेरे को जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो 41,783 मिलियन यूनिट की होगी। ये मेरे डिस्कॉम के व्यय के अनुमान है बेसिकली। अगेन ऐतिहासिक डेटा, हिस्टोरिकल डेटा से ही इसका विश्लेषण किया गया है और कमीशन द्वारा दिए गए कुछ बेंचमार्क्स के आधार पर ही इसका कंप्यूटेशन किया गया है ना। व्यय में ही मैं आगे देखूं तो कर्मचारी व्यय 0.55 यूनिट यानी 55 पैसे पर यूनिट और 0.075 रुपीस पर यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस लिए हैं। इक्विटी 16% मानी गई है और सामान्य दरें इन्होंने नियमों के अनुसार ली हैं। व्यय के अनुमान में ही अगेन अब हम टोटल अगर देखें तो 25,839 मेरा कुल राजस्व की आवश्यकता है, जिसमें से कि 16,000 के लगभग 17,000 के लगभग मेरी बिजली खरीद लागत ही है।
और उसमें मैं ट्रांसमिशन शुल्क और प्रचालन और ऐड कर दूँ तो वो मेरा लगभग 18 से 19 हज़ार करोड़ हो जाता है। तो ये सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारी लेटेस्ट जो ARR स्वीकृत हुई है उसके हिसाब से। और अगेन जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं पहले भी कि बिजली की खरीद भी फिक्स्ड और वेरिएबल नेचर है की होती है। यानी फिक्स्ड नेचर, फिक्स्ड वो है जो कि आपको पे करना ही है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मतलब आपने वो ऊर्जा उससे ली या ना ली हो, फिक्स चार्जेस आपको पे करने ही हैं। और एनर्जी चार्जेस वो चार्जेस हैं जो कि आपने जो ऊर्जा ली उसके अनुसार आप पे करते हैं। पावर परचेज एक्सपेंसेस के अलावा बाकी भी जो खर्चा होंगे वो सारे फिक्स्ड है। जैसे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का देख रहे हो या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और बाकी जो इंटरेस्ट है, सब जो जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो डिस्कॉम को किसी भी तरह से अगर कंज्यूमर का कंजम्पशन हो या ना हो उस महीने में तो पे करना ही पड़ेगा। और वेरिएबल चार्जेस जो होते हैं डिस्कॉम की तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ पावर परचेज है, जितना बिजली खरीदी जाती है उतना ही पे करना पड़ता है। और अब इस तरह से देखोगे तो जो 25,000 करोड़ में से सिर्फ 12,000 करोड़ ही वेरिएबल है, बाकी सब मोस्टली फिक्स्ड इन नेचर है। बस जैसा अभी देख रहे हैं डिस्कॉम का जो खर्चा है वो बहुत फिक्स्ड और वेरिएबल का नेचर में होता है। तो इसी वजह से जो इनकम का डिस्कॉम का जो इनकम होना चाहिए वो भी दो तरीके से लिया जाता है। एक तो फिक्स्ड है जिसकी वजह से अपना फिक्स्ड और कैपेसिटी चार्ज लिया जाता है कंज्यूमर से, और दूसरा जो है वेरिएबल चार्ज। इस वजह से अपने पास जो टैरिफ जो होता है हमारे पास वो है 2 पार्ट टैरिफ, जिसमें हर एक कंज्यूमर कैटेगरी को 2 पार्ट में बिल आता है। एक तो होता है फिक्स चार्जेस जो कैपेसिटी के बेसिस में जितना आपने सैंक्शन लोड लिया जाता है उसके लिए, एंड जो वेरिएबल चार्ज होते हैं वो एनर्जी कंजम्पशन के लिए। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट जो डिस्काउंट का एक्सपेंसेस है और जो कंज्यूमर का बिल आता है, ये दोनों का रेशियो अलग है। क्योंकि हम अधिकतर जो हम अपना बिजली का बिल पे करते हैं वो वेरिएबल में पे करते हैं और बहुत कम प्रतिशत जो है हम फिक्स कंपोनेंट्स में पे करते हैं। तो जैसे मनवीर ने कहा कि हमारे जो फिक्स चार्जेस की रिकवरी है उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा वेरिएबल चार्जेस के थ्रू होता है। और ऐसे में जब कोई कंज्यूमर शिफ्ट होता है ओपन एक्सेस में या रूफटॉप सोलर में, तो ये डिस्कॉम को नुकसान होता है बेसिकली कि उसकी रिकवरी फिक्स चार्जेस की लिमिटेड हो जाती है। तो ये भी एक विसंगति है हमारे अभी के टैरिफ स्ट्रक्चर में कि फिक्स चार्जेस की रिकवरी जो कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स चार्जेस जो डिस्कॉम पे कर रहा है जनरेशन कंपनीज को, उसी प्रोपोर्शन में कंज्यूमर कैटेगरी वाइज भी होनी चाहिए। तो ये विसंगति दूर करने के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन का उपयोग किया जा सकता है। अब जैसे ये पिछले 10 सालों में राजस्थान के टैरिफ स्ट्रक्चर हैं जिसपे मतलब इंक्रीजिंग कैटेगरीज के बारे में शायद बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे आप देखें तो 2010-11 में जो टैरिफ कैटेगरीज थे वो बढ़कर 2023 में इतनी सारी हो गई हैं बेसिकली। तो ये टैरिफ स्ट्रक्चर अब आमतौर पे एक उपभोक्ता की समस्या होती है कि भाई मुझे बिल समझ में नहीं आ रहा, और हम भी जब भी काम कर रहे होते हैं हमको भी टैरिफ के अपने डिज़ाइन में ढूंढना पड़ता है कि ये कैटेगरी है कहाँ, फिर ये कहाँ फॉल करेगी। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है ये टैरिफ का स्ट्रक्चर कि अपने आप में इसको देखने में और समझने में मुश्किल किसी भी व्यक्ति को होगी। और आप और हम लोग फिर भी थोड़े मेरे विचार में विषय के थोड़े जानकार हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में है जिनके पास बिल जाता है उसको कभी पता नहीं लग पाएगा कि उसके पास जो बिल आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। अब इसकी के कंपैरिजन में मैं दिल्ली का एक टैरिफ स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप ये जो देख रहे हैं ये दिल्ली का टैरिफ स्ट्रक्चर है ये, और ये हमारे इसके बाजू में ही हमारा जो राजस्थान के लिए टैरिफ स्ट्रक्चर है वो है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सिंपल और कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, काफ़ी रिलेटिवली सिंपलर है। तो टैरिफ स्ट्रक्चर और उसकी डिज़ाइन को सिंपल बनाना भी अपने आप में एक टैरिफ रैशनलाइजेशन का उद्देश्य है। और वर्तमान में यह उद्देश्य वर्तमान में जो टैरिफ का डिज़ाइन है वो इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। तो अब जैसे टैरिफ संरचना के मुद्दों के बारे में बात करें तो राजस्व और व्यय के आंकड़े में अंतर होता है।
फिक्स जो एक्सपेंडिचर है उसकी कुछ हिस्से की वसूली के लिए फिक्स चार्जेस लगाया जाता है, और जो एनर्जी चार्जेस मुख्य रूप से बिजली की खरीद की लागत और फिक्स एक्सपेंडिचर की शेष भाग के लिए वसूल किया जाता है। तो अगेन इशू वही है कि हमारे अभी के टैरिफ स्ट्रक्चर में जो फिक्स चार्जेस है उसका एक काफ़ी प्रोपोर्शन वेरिएबल चार्जेस के थ्रू रिकवर किया जा रहा है, जिससे कि जब कोई भी कंज्यूमर रूफटॉप पे या ओपन एक्सेस में जाता है तो उससे डिस्कॉम को लॉस होता है और वो अपने आप में एक विसंगति हो जाती है। तो जैसे कोविड के वक्त पे हम बात करें तो कोविड के वक्त पे कंजम्पशन काफ़ी कम हो गया था और फिक्स चार्जेस लिमिटेड थे। तो ऑल्दो जितने चार्जेस इंडस्ट्रीज को देने थे उन्होंने दिए, लेकिन चूंकि उनका फिक्स चार्ज काफ़ी वेरिएबल चार्जेस के थ्रू ही रिकवर होता है, डिस्कॉम को फिर भी कोविड में लॉस हुआ इस टैरिफ रैशनलाइजेशन के इशू, इरेशनल टैरिफ डिज़ाइन के इशू की वजह से। टैरिफ सब्सिडी की बात करें तो डिस्कॉम विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को सेवाएं प्रदान करती हैं और सभी उपभोक्ताओं के लिए एक समान लागत वसूलने से सभी उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित नहीं होगी। तो इसके लिए डिस्कॉम कुछ के लिए शुल्क कम करने से डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता प्रभावित होती है बेसिकली। इसलिए एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मेथड डिस्कॉम्स ने ले रखा है, जहाँ पे वो कुछ कैटेगरीज को बिलिंग रेट उनका ज़्यादा रहता है और कुछ का कम रहता है। इसके अलावा सरकार भी प्रत्यक्ष सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी देती है, जो कि डिस्कॉम्स को अगेन उसमें भी थोड़ा इशू है टाइमली मिलने में। तो ये टैरिफ रैशनलाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल हैं। जैसे क्रॉस सब्सिडी के बारे में मैंने बताया कि क्रॉस सब्सिडी उपकरण है जो कि उपभोक्ता श्रेणियों में लागत की बोझ को पुनर्वितरित करने में मदद करता है। तो जैसे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो अपने कैटेगरीज के कंज्यूमर हैं उनकी रेट्स ज़्यादा रहेंगी, और डोमेस्टिक में कुछ कैटेगरीज होंगी जिनको काफ़ी कम रहेगा और कुछ कैटेगरीज होंगी जिनको रिलेटिवली ज़्यादा पे करना रहेगा। इसमें भी चुनौतियां हैं बेसिकली। राजस्थान में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की संख्या औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं से अधिक है। व्यावसायिक और औद्योगिक जो कंज्यूमर्स हैं वो भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनका टैरिफ भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो वो भी एक उनके लिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि हम जैसे देखते हैं गुजरात और एमपी में काफ़ी रीजनेबल टैरिफ है। तो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो रखा है टैरिफ को अपने आप में रैशनलाइजेशन करना। तो कंज्यूमर मिक्स में जैसे जैसे बदलाव होता है वैसे वैसे डिस्कॉम की रेवेन्यू रिकवरी पे फ़र्क पड़ता है और उसको अपने टैरिफ को उस हिसाब से चेंज करने में चेंज करते रहना चाहिए। और इससे अगेन इससे छोटे ग्रामीण एरियाज और घरेलू जो उपभोक्ता है उनके टैरिफ बढ़ते जाएंगे, जो कि राज्य सरकार की भी डायरेक्ट सब्सिडी को बढ़ाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे टैरिफ रैशनलाइजेशन के ऊपर। इस पे और चर्चा और शोध की आवश्यकता है। हम इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में भी हमारे टैरिफ के प्रपोजल्स और टैरिफ का जो हमारी पिटिशंस होती हैं उनको सोचकर अपने टैरिफ के प्रपोजल्स देने चाहिए। तो जी या इस प्रेजेंटेशन में की अगर प्लीज अरेकी कोई तक शोध हुआ है या फिर कोई रिसर्च हुई है जिसमें कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स हमने जिक्र किया, उस दोनों में ही हमने किसी तरह का वेट असाइनमेंट किया हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट एफिशिएंसी एंड देन डिटरमिनिंग द पैरामीटर्स ऑफ एफिशिएंसी. The reason I'm saying this that within rationalization also there are few factors, but there are factors outside of rationalization theory जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी है. So इस टाइप का जहाँ पे हमने वेट असाइनमेंट किया हो, so that it gives an idea कि इंटरवेंशन प्रायोरिटाइजेशन कैसे किया जा सके.
राइट। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ ये रिसर्च तो बहुत हुई है कि किस स्टेट में कौन सा कंपोनेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और किस वजह से कर रहा है। कंटेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जैसे राजस्थान में मैंने कहा कि प्राइमरीली हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं जैसे बीकानेर या हमारे जो वेस्टर्न राजस्थान के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि कुछ स्टेट से भी बड़े हैं, और वहाँ पर हर एक कंज्यूमर को बिजली सप्लाई उपलब्ध कराना अपने आप में एक टास्क है। तो कंटेक्स्ट के हिसाब से ये पैरामीटर्स चेंज होते हैं, और मेरे विचार में ये रिसर्च है। आई विल लुक इनटू इट एंड शेयर। ठीक, थैंक यू।